Hello dear students, Assalamu alaikum. In this video, we'll discuss the structured questions for the topic of turning effect of forces. Now before solving the questions, let's have a recap कि इस यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अब देखें ये टॉपिक है turning effect of forces. So before solving the questions, there are two important things which you have to remember. First thing is that the moment, the formula for finding the moment, that is the moment is the product of force multiplied by perpendicular distance from the pivot point, ठीक है ना। एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मोमेंट होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट, ठीक है ना। जब हमने मोमेंट फाइंड करना होगा तो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसके अलावा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द मोमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है क्या? ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये है फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये कि अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए देयर इज अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। मींस के दोनों साइड्स का जो मोमेंट है वो बराबर होना चाहिए, ओनली देन ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज द फार्मूला F1 multiplied by D1 means के the moment of the first side, या आप ये कह लें moment of the clockwise moment, या आप left hand side moment कह लें, that must be equal to the anti clockwise moment या फिर right hand side moment, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मली जब हम clockwise moment और anti clockwise moment की बात करते हैं, means के if object is turning like this, so this is called the clockwise moment. अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है और जो राइट हैंड साइड है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, ठीक हो गया। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फार्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन सेज दैट फिगर 1.1 shows a painter standing on the wooden plank directly above the right hand support। एक पेंटर है जो कि एक वुडन प्लैंक है। अब आप वुडन प्लैंक को देखें, देयर आर टू सपोर्ट्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड सपोर्ट एंड राइट हैंड सपोर्ट। जो पेंटर खड़ा है वो जस्ट डायरेक्टली अबव द राइट हैंड सपोर्ट यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। अब इस प्लैंक जिसके ऊपर ये पेंटर खड़ा हुआ है, इसकी डायमेंशंस भी गिवन है। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 3.6 मीटर्स। इसकी जो थिकनेस है इस प्लैंक की दैट इज 0.025 मीटर और इसकी जो विड्थ है दैट इज 0.35 मीटर्स, ठीक है ना। ये इसकी डायमेंशंस गिवन है। अदर देन दैट दिस इज गिवन कि ये जो डिस्टेंस है, अब डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगा ये पिवट मींस के प्लैंक का सेंटर है, तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके राइट हैंड सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.3 मीटर। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड सपोर्ट क्योंकि ये सेंटर पे होगा तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट का भी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1.3 मीटर्स, ठीक हो गया। चलेंगे अब उसके अलावा हमें क्या गिवन, अब देखते हैं। ये होगी डायमेंशंस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ये वैल्यू हमें गिवन है। एंड द मास ऑफ द प्लैंक इज 23 किलोग्राम्स। ये जो प्लैंक जिसके ऊपर ये पेंटर खड़ा हुआ है उसका जो मास है दैट इज 23 किलोग्राम्स। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुड फ्रॉम व्हिच द प्लैंक इज मेड। ये जिस वुड से बना हुआ है उस वुड की हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। अब आप देखें डेंसिटी का जो फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम मींस के मास को अगर हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तो वी गेट द डेंसिटी। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि मास तो हमें डायरेक्टली गिवन है बट वॉल्यूम हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो वॉल्यूम गिवन नहीं है, उसकी जगह पे हमें तीनों डायमेंशंस प्लैंक की गिवन है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? लेंथ है हमारे पास 3.6, 3.6 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी विड्थ से दैट इज 0.35 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी थिकनेस है दैट इज 0.025। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट एन वैल्यू दैट इज 0.0315 क्यूबिक मीटर। ये आ गया इसका वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आ गया अब हमने मास को डिवाइड करना है वॉल्यूम से, सो मास इज 23 एंड वॉल्यूम जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया है दैट इज
0.0315। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट एन आंसर 730 kilograms per cubic meter. So that is the density of this wooden plank. ठीक हो गया। चलें जी, अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका है द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द प्लैंक इज द मिडिल ऑफ द प्लैंक। ठीक है ना, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर मास दोनों इसके सेम होंगे, इस पॉइंट पे होंगे, मिडिल पॉइंट पे होंगे। ठीक हो गया। ऑफ द प्लैंक एट अ डिस्टेंस 1.3 मीटर्स फ्रॉम ईच ऑफ द सपोर्ट। ये भी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इफ इट इज 1.3 meters away from the left hand support, sorry right hand support, तो definitely left hand support से भी वो 1.3 meters। ठीक हो गया। आपने करना है कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्लैंक। वेट कैलकुलेट करना है तो सिंपली वेट का जो फार्मूला है दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब मास हमारे पास है 23, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास गिवन है 10। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया मास 230 न्यूटन, सॉरी वेट 230 न्यूटन। ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसका सेकंड पार्ट है द मोमेंट ऑफ द प्लैंक अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट। ये जो राइट हैंड सपोर्ट है इस पे आपने बताना है कि मोमेंट क्या होगा, यानी टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब देखें, यही मोमेंट का फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द मोमेंट, सो मोमेंट इज द इट्स द प्रोडक्ट ऑफ mass, oh sorry, force and perpendicular distance from the pivot point. So now question is that इस राइट हैंड सपोर्ट पे फोर्स कितनी लग रही होगी। नाउ डेफिनेटली फोर्स इस प्लैंक के ऊपर उतनी लग रही होगी जितना इस ये जो पेंटर है इसका वेट होगा, बिकॉज यही फोर्स होगी जो कि प्लैंक के ऊपर लग रही होगी एट दिस पॉइंट। सो इसका वेट हमने ऑलरेडी फाइंड किया, दैट इज 230। तो इसका मतलब है फोर्स हमारे पास आ गई 230 न्यूटन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके राइट हैंड सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.3। तो जब हम 230 मल्टीप्लाई बाय 1.3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 300 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया मोमेंट अबाउट द राइट हैंड। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द पेंटर moves further to the right along the plank and the plank rotates about the right hand support। ये कह रहा है कि प्लैंक जो है फर्दर राइट की तरफ मूव करता है। जब वो मूव करता है तो इसके रिजल्ट में जो प्लैंक है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन में प्लैंक जो है मींस के यहाँ से अपवर्ड हो जाएगा और ये साइड इसकी डाउनवर्ड हो जाएगी। आपने बताना है एक्सप्लेन व्हाई प्लैंक रोटेट्स। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लैंक रोटेट कर रहा है। अब आप देखें still जब when this painter is standing right just right above the right hand support, तो इस केस में प्लैंक जो है वो इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये होगा कि राइट नाउ द लेफ्ट हैंड मोमेंट और वी कैन से दैट क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल। ठीक है ना, जो हमने प्रिंसिपल मोमेंट पे डिस्कस किया था। अब जब ये पेंटर जो है राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो राइट हैंड साइड पे मूव करने से इसका जो राइट हैंड साइड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट पॉइंट वो इंक्रीज हो जाएगा। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट है या जो राइट हैंड मोमेंट है वो लेफ्ट हैंड मोमेंट से ग्रेटर हो जाएगी। जब ग्रेटर हो जाएगी तो डेफिनेटली जिस साइड की मोमेंट ग्रेटर होगी प्लैंक उस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो दैट इज द सिंपली रीजन कि जब पेंटर मूव करेगा तो हमारी जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से ग्रेटर हो जाएगी। सो दैट इज द सिंपली रीजन जिसकी वजह से प्लैंक रोटेट। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ना क्वेश्चन 2 सेज दैट फिगर 3.1 shows the brake pedal of a car which is connected by the brake cylinder। ठीक है ना, एक ब्रेक पेडल है जो कि ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड है। The brake is pressed with a force F। ब्रेक को जब आप प्रेस कर रहे हैं, ये वाली जो है फोर्स F से आप प्रेस कर रहे हैं। नाउ दिस दिस फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोमेंट अबाउट द पिवट। डेफिनेटली जब आप प्रेस करेंगे तो इसकी वजह से जो होगा इस रॉड के अंदर मोमेंट प्रोड्यूस होगा। प्रेसिंग द ब्रेक कॉजेज द फोर्स 80 न्यूटन एक्ट्स ऑन द पिस्टन। जब आप इस फोर्स इस ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहे हैं तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज 80 न्यूटन। ठीक है ना, ये होगी इसकी जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है।
अब सबसे पहला जो इसका पार्ट है, ये पार्ट ए, इसमें हमने बताना है डिफाइन द टाइम मोमेंट। हमने कैलकुलेट नहीं करनी मोमेंट, हमने जस्ट ये बताना है कि मोमेंट होती क्या है, ठीक है ना, डिफाइन करना है। तो देखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक के अंदर भी, और यहाँ पर भी जो हमने एट द स्टार्ट हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट क्या होती है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मोमेंट। ठीक हो गया, चलें जी अब इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। बी पार्ट सेज दैट कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड टू द ब्रेक पेडल। ये जो फोर्स जब आप यहां से आप जनरेट करें, वो फोर्स आपने फाइंड करनी है, ठीक है ना। फोर्स आपने फाइंड करनी है कि ब्रेक पेडल पे कितनी फोर्स एक्ट करे। अब आप देखिए फोर्स आप कैसे फाइंड करेंगे। अब अब आप अगर कंसीडर करें, अपने ब्रेक पेडल पे फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब आप, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मुझे मिस्टेक हो गई कि ये जो 80 न्यूटन फोर्स है दैट इज एक्टिंग ऑन द पिस्टन, यहाँ पर एक्ट कर रही है, नॉट नॉट दिस वन, ठीक है ना। ये फोर्स तो हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर इस पूरे सिस्टम को हमने इक्विलिब्रियम में रखना है तो दोनों साइड्स का जो मोमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, और इसकी ये पिवट पॉइंट, ठीक है ना। अब हम पिवट पॉइंट के अक्रॉस दोनों मोमेंट्स फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है F1 D1 इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2, वी बी यूजिंग दिस फार्मूला। अब F1 हमारे पास कितना है, 80 न्यूटन, ठीक हो गया। अब इस 80 न्यूटन का जो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर, ओ सॉरी 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 4। अब एक चीज आप यहाँ पे ख्याल करें कि अब यहाँ पर देखें दोनों जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट दैम, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल एक लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन होती, दूसरी हमें मीटर में गिवन होती, मींस के डिफरेंट यूनिट्स में गिवन होती, तो इट्स नेसेसरी कि हमने दोनों यूनिट्स को सेम करना है, ठीक है ना। अदरवाइज हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यूनिट को चेंज क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दोनों साइड सेंटीमीटर है और हमने जो फाइंड करनी है फोर्स फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंसेस के जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो चाहे हम मीटर में कैलकुलेट करें चाहे सेंटीमीटर में करें, तो हमारी फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फोर्स की वैल्यू वही आएगी, ठीक है ना। इस वजह से हम इनको चेंज नहीं करें, हमें एज इट इज प्लेस करें, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की मूवमेंट। इसी तरह राइट हैंड साइड की मूवमेंट में एफ जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब इस एफ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट, अब आप देखें ये पिवट है, ठीक है ना। अब पिवट से टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब यहां से अगर आप एफ का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो देखिए 4 सेंटीमीटर ये वाले, 18 सेंटीमीटर ये वाले, दैट मींस के देयर इज टोटल 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट फॉर दिस फोर्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हम फोर्स की डिस्टेंस की वैल्यू प्लेस करेंगे वो हो जाएगी 22, ठीक हो गया। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 80 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 320 एंड दिस साइज 22F। अब हमने F की वैल्यू फाइंड करनी है, तो F इज सिंपली 320 डिवाइड बाय 22। सो जब हम 320 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट एन आंसर 14.54 न्यूटन, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा पार्ट बी। चलें जी अब पार्ट सी पे मूव करते हैं। नाउ पार्ट सी इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ये प्रेशर से रिलेटेड है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है, प्रेशर आपने नहीं पढ़ी हुई, तो यू कैन लीव दिस टॉपिक, ठीक है ना। ये जब हम प्रेशर वाला टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल बी एबल टू सी, ठीक है ना। इससे पहले प्रेशर के जो एमसीक्यूज हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल, ठीक है ना। चलिए जी अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.0012 स्क्वायर मीटर्स। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रेक पिस्टन ऑन द फ्लूइड। ये जो ब्रेक पिस्टन है इस फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर आपने कैलकुलेट करना। अब आप देखिए प्रेशर का जो फार्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, मींस कि हम फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया से, वी गेट द प्रेशर। तो फोर्स हमारे पास कितनी है, अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, दैट इज सॉरी सॉरी सॉरी
हमने फोर्स की जो वैल्यू लेनी है वो ये वाली, बिकॉज हमने फाइंड करना है किस पे, ब्रेक इस पे, ब्रेक सिलेंडर पे फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। ब्रेक सिलेंडर पे करनी है, ब्रेक पिस्टन ये वाला है ब्रेक पिस्टन, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो हमने प्रेशर फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली जो फोर्स हम लेंगे वो भी इसकी वाली लेंगे। तो ये फोर्स है दैट इज 80, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल दैट इज 0.0012। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट एन आंसर 6.67 इंटू 10 पावर 4 पास्कल, ठीक है ना। ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट करें तो यू मस्ट मेंशन द प्रॉपर यूनिट, ठीक है ना, प्रॉपर यूनिट मेंशन करना जरूरी होता है। चलें जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ क्वेश्चन 3 says that figure 2.1 shows a student during a press up। एक स्टूडेंट है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है प्रेस अप, ठीक है ना। a total force F acts upward on his hands, ठीक है ना। ये जो अपने हैंड्स पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट फोर्स इज F। देयर इज ऑल्सो अ फोर्स अपवर्ड ऑन हिज टोज। अब आप देखें ये दोनों साइड से अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एक जो हैंड से, अदर वन इज फ्रॉम द टोज। अब हैंड से जो फोर्स मींस के अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, दैट इज सॉरी वैल्यू गिवन नहीं है, जस्ट हम इसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब और जो डाउनवर्ड फोर्स है, डेफिनेटली डाउनवर्ड फोर्स इस स्टूडेंट का वेट होगा, दैट इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे, वो है हमारे पास 600 न्यूटन, ठीक है ना। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लेफ्ट हैंड साइड आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्लैंक वाले क्वेश्चन में कंसीडर किया था, देयर वर टू सपोर्ट्स, लेफ्ट हैंड सपोर्ट एंड राइट हैंड सपोर्ट। तो यहाँ पर भी आप ये कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड सपोर्ट एंड दिस वन इज द राइट हैंड सपोर्ट। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट से जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस के जो पिवट पॉइंट है आपका, उसका जो डिस्टेंस है वो है 0.40 मीटर। सॉरी पिवट पॉइंट तो नहीं कह सकते, आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, कह सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपकी जो लेफ्ट हैंड सपोर्ट का जो आर्म का आपका डिस्टेंस है दैट इज 0.40 मीटर्स। इसी तरह जो राइट हैंड सपोर्ट है, आपकी जो लेग्स हैं, उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 0.80 मीटर्स, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन में गिवन है। अब है, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आप देखें ये लिखा हुआ है नॉट टू द स्केल। नॉट टू द स्केल का मतलब है ये जो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है, दे आर नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें जो डिस्टेंस मेंशन होते हैं वो एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जस्ट वो वैल्यूज रिप्रेजेंटेड होती हैं, एक्चुअली एग्जैक्टली वो वैल्यूज उस पर्टिकुलर लेंथ को इंडिकेट नहीं कर रही होती। मींस कि अगर ये 0.80 मीटर है तो दैट इज नॉट द एक्चुअल 0.8, ठीक है। ये जस्ट मेंशन्ड वैल्यूज, इट इज रिप्रेजेंटेड वैल्यूज, नॉट टू द स्केल का मतलब ये होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये अपने जहन में रखनी होती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, चलिए हम मूव करते हैं। द वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 6,600 न्यूटन, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, फोर्स वही वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट डज वर्क एज हिज बॉडी राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड। आपने ये बताना है कि जब ये इसकी बॉडी ग्राउंड से राइज कर रही है, व्हाई दिस स्टूडेंट इज डूइंग सम वर्क। सो अगेन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। सो अगर आपको वर्क एंड एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन लीव इट फॉर द फ्यूचर। जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे तब आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि फिजिक्स के अंदर जो वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फिजिक्स के अंदर जो वर्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और उसके रिजल्ट में वो जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ट्रेवल करे, कुछ भी, चाहे वो वर्टिकल डिस्टेंस हो चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ओनली देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क। तो यहाँ पर भी आप देखें यही चीज हो रही है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स के रिजल्ट में ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो जब फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क, ठीक है ना। चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है, स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्टूडेंट यूजेस टू डू दिस वर्क। अगेन ये भी
एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब स्टूडेंट पुशअप कर रहा है या अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो विच काइंड ऑफ एनर्जी स्टूडेंट इज यूजिंग। अब आप देखें ये जो एनर्जी होती है डिपेंड करती है, आप देखें, आप जो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सरसाइज कर रहा है, अपने मसल्स को यूज कर रहा है, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज करके ये अपनी बॉडी को लिफ्ट कर रहा है अपवर्ड, ठीक है ना। तो जब आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज करके जो एनर्जी आप यूटिलाइज करते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है ये जो एनर्जी यूज कर रहा है टू लिफ्ट इज बॉडी, तो दैट इज द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया, चले जी। अब हम मूव करते हैं, अब आप मूव करते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है at the piston as the position shown in the figure in 2.1 the student is stationary। अब इस पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट जो वो स्टेशनरी मींस के वो मूव नहीं कर रहा। द वेट ऑफ द स्टूडेंट कॉजेस अ मूवमेंट अबाउट हिज टोज। अब जाहिर सी बात है, अब ये जो वेट है ये मूवमेंट कॉज करेगा अबाउट हिज टोज, बिकॉज अब ये बिल्कुल इस प्रिंसिपल जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है कि देयर इज अ पिवट पॉइंट के अक्रॉस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है, इस वजह से यहाँ पर मूवमेंट कॉज होगा। अब आपने करना है उस मूवमेंट को आपने कैलकुलेट करना है। कौन सा मूवमेंट? अबाउट हिज टोज। अब आप देखें इसकी सपोर्ट्स दोनों है, इसके हैंड से भी सपोर्ट है, टोज से भी सपोर्ट है। जिस तरह से पर वन में था कि लेफ्ट हैंड सपोर्ट भी थी, राइट हैंड सपोर्ट भी थी। अब क्वेश्चन में आपसे लेफ्ट हैंड मूवमेंट फाइंड करने के लिए भी पूछ सकता है, राइट हैंड मूवमेंट फाइंड करने के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंट आपने कैलकुलेट करनी है दैट इज अबाउट इज टोज। इसका मतलब है दिस वन जो आपकी राइट हैंड सपोर्ट है। तो राइट हैंड सपोर्ट से फाइंड करनी है तो वेट फोर्स तो वही होगी, बिकॉज स्टूडेंट का वेट वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है, होल बॉडी का वेट है, होल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स तो वही होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर मोमेंट के अंदर फार्मूला होगा एफ मल्टीप्लाई बाय डी जो हम यूज करते आ रहे हैं, तो फोर्स तो हमारे पास वही हो जाएगी 600। लेकिन डिस्टेंस जो होगा, बिकॉज अब यहाँ से हमने टोस अबाउट द टोस मोमेंट फाइंड करना है, तो टोस का जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से या जो लाइन ऑफ एक्शन है जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज 0.80 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर, ठीक है ना, 0.80। ये आपकी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको पिवट पॉइंट है, ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.80। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 को तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 480 न्यूटन मीटर्स, ठीक है ना, ये हो गया मोमेंट। चलें जी, अब सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ये वाली फोर्स जो अपवर्ड फोर्स लग रही है स्पाइन पे है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करना, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना, बिकॉज एक फोर्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है इसका जो वेट है, और दूसरी फोर्स एफ जो कि वो हमने फाइंड यानी अपवर्ड फोर्स आपने फाइंड करनी, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला है F1d1 इक्वल टू F2d2, ठीक हो गया। अब F1d1 जो आपकी राइट हैंड मोमेंट है, आप इसको कंसीडर कर लें या चाहे आप इसको कंसीडर कर लें, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 480 न्यूटन मीटर, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कर देते हैं, ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो F है यानी फोर्स की वैल्यू है वो तो हमने फाइंड करनी है, F हो गया। इसके अलावा इस F का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? अब आप देखें आपकी जो पिवट पॉइंट है मींस वो आप यहां से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपने मोमेंट फाइंड किया है अबाउट द टोस, ये पिवट पॉइंट है। तो इसका मतलब है जब आप ये वाली वैल्यू फोर्स की फाइंड कर रहे हैं तो आपने इस पिवट पॉइंट से इस एफ का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। ये बात मोस्टली यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है कि हमने डिस्टेंस कौन सा कंसीडर करना है। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन ब्रेक पेडल वाले में यही कंसीडर किया था कि पिवट पॉइंट से हमने डिस्टेंस मेजर करना है। तो अगर आप पिवट पॉइंट से एफ का डिस्टेंस मेजर करें तो 0.80 और 0.40, तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 1.2। आपने 1.2 लेना है, इन दोनों प्लस करके आपने डिस्टेंस लेना। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करें तो एफ आपके पास आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 1.2। तो 1.2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 400 न्यूटन, ठीक है ना। आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा फोर्स का यानी एफ की जो वैल्यू है दैट इज 400 न्यूटन, ठीक हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 सेज दैट अ गर्ल ऑफ वेट 550 न्यूटन। एक गर्ल है जिसका जो वेट है इस वाली गर्ल का वो है 550 न्यूटन। इज प्लेइंग ऑन अ सीसा विथ हिज ब्रदर। Figure 2.1 shows her brother of weight W sitting 1.1 meter to the right of the balance point. अब ये जो ब्रदर है इसका वेट हमें गिवन नहीं है, एक अननोन क्वांटिटी है। अब ये जो बैलेंस पॉइंट है या आप ये कह लें जो पिवट पॉइंट है, इससे दोनों का डिस्टेंस गिवन है। मींस के जो गर्ल है दैट इज सिटिंग 0.86 मीटर और बॉय जो है वो 1.1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब ये है the seesaw is balanced when girl sits 0.80 meter left to the balance point, ठीक है ना, यही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में सीसा जो है वो बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये है, सीसा बैलेंस्ड होने का मतलब ये है कि दोनों साइड्स का जो मोमेंट है, मीन्स कि अगर इसको आप लेफ्ट हैंड मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं, इसको राइट हैंड मोमेंट कर रहे हैं, या इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं, तो राइट नाउ दोनों साइड्स का मोमेंट इक्वल है। अब इससे एक बात आप नोट फाइंड आउट कर सकते हैं, जब मोमेंट्स इक्वल हैं, अगर आप डिस्टेंसेस को कंपेयर करें तो गर्ल का डिस्टेंस है 0.86 वेयर इज बॉय इज सिटिंग एट 1.1 मीटर। मींस के बॉय का जो डिस्टेंस है पिवट से वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर डिस्टेंस बॉय का ग्रेटर है तो वेट जो होगा वो बॉय का गर्ल से कम होगा, ठीक है ना। इसी कंडीशन में ही आपका मोमेंट इक्वल आ सकता है, बिकॉज मोमेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली अदर क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज तो नहीं पता चल गई। अब कितना है वो हम आगे चल के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यही चीज हमने कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट में कि जो वेट है बॉय का वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आपके पास मेथड वही होगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपके पास होता है F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। अब F1 आप कंसीडर कर लें ये वाला जो है 550, ठीक है ना, और 550 एंड द डिस्टेंस इज 0.86, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर F2 जो कि हमने कैलकुलेट करना है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और D2 दैट इज 1.1। अब जब 550 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 473, ठीक है ना। और इसी तरह ये आ जाएगा W मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब आपने W फाइंड करना है तो W आपका हो जाएगा 473 डिवाइड बाय 1.1। जब आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 430 न्यूटन, ठीक है ना। अब यही चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि बॉय का जो वेट होगा वो गर्ल से कम होगा। तो आप देखें गर्ल का 550 है जबकि बॉय का हमारे पास आ रहा है 430 न्यूटन, ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसका बी पार्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझना है। नाउ दिस इज सेइंग दैट द गर्ल and her brother slide equal distance along the seesaw away from each other। ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों हैं राइट नाउ जिस पॉइंट पर बैठे हुए हैं इससे इक्वल डिस्टेंस पे स्लाइड करते हैं, चाहे आप लेफ्ट स्लाइड करें चाहे आप राइट स्लाइड करें, लेकिन इक्वल डिस्टेंस में। मीन्स कि अगर गर्ल 1 मीटर मूव कर रही है या 1 सेंटीमीटर मूव कर रही है तो बॉय भी 1 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस में मूव कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे मूव कर लें, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। अब ये पूरी चीज कंसीडर करने से पहले हम इन कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट से दोनों जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस मीन्स के दोनों जो है 1 मीटर स्लाइड कर रहे हैं। तो जब 1 मीटर स्लाइड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा अब आपके पास जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा यहां पर आपके पास बन जाएगा 1.86, ठीक है ना। ये मैंने 1 इसलिए लिया है कि वैल्यूज हमारी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इसी तरह यहां पर हो जाएगा ये 2.1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1.1 प्लस 1 2.1, ठीक हो गया। अब ये आपके डिस्टेंस आ गया, अब वेट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों सेम होंगे, 550 है और ये हमारा था 430। अब हम इन वैल्यूज को यूज करके हम पहले मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमें फर्दर आइडिया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड मोमेंट कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है हमने 550 को मल्टीप्लाई करना है 1.86 के साथ।
इसी तरह जो लेफ्ट हैंड मोमेंट, सॉरी ये हमारा लेफ्ट हैंड मोमेंट हो गया, राइट हैंड मोमेंट हमारा हो जाएगा 430 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.1 से। अब आप देखें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 550 को 1.86 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो है 1023 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड मोमेंट। इसी तरह जब आप 430 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 903 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर ये पूरी कैलकुलेशन करने का मकसद ये है कि जनरली हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर वो इस प्रीवियस कंडीशन में जब वो बैलेंस था सीसा, तो अगर हम इक्वल डिस्टेंस दोनों को मूव करें तो इसका मतलब है दोनों साइड्स पे जो इफेक्ट होगा इस डिस्टेंस मूव करने का वो भी सेम होगा। इस वजह से ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो मींस के ओवरऑल इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा, सीसा विल स्टिल बी बैलेंस्ड। बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये पूरी कैलकुलेशन करने का मकसद ये है कि आपको कैलकुलेशन करने के बाद आइडिया हो जाएगा व्हाट विल हैपन नाउ। अब आप देखें अगर आप कंपेयर करें राइट नाउ, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट है, जो गर्ल वाली साइड का मोमेंट है वो ग्रेटर आ रहा है राइट हैंड साइड से। तो डेफिनेटली जब मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेटर आएगा, तो जिस साइड का मोमेंट ग्रेटर आएगा प्लैंक उस साइड में रोटेट करेगा। तो ये साइड हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जब हम इक्वल डिस्टेंस पे दोनों मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा ग्रेटर हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में जो सीसा है वो गर्ल वाली साइड पे एंटी क्लॉकवाइज साइड पे टिप डाउन कर जाएगा। यानी अब उसकी जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी ये साइड जो है उसकी डाउन हो जाएगी और ये साइड इसकी अप हो जाएगी। सो दैट इज द रिजल्ट। ठीक हो गया, चलिए जी। अब हम मूव करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट, अब इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इसमें सिंपली हमसे पूछ रहा है मोमेंट की डेफिनेशन के, मोमेंट होता क्या है, ठीक है ना। ये अब हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट इज मोमेंट? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। ठीक हो गया, चलिए जी अब इसके बी पार्ट में मूव करते हैं। बी पार्ट सेज दैट फिगर 2.1 shows a system to raising a heavy piece of मेटल इनटू अ वर्टिकल पोजीशन। एक पीस ऑफ मेटल है जिसको आप वर्टिकल पोजीशन में आप रेस करें या आप इसको लिफ्ट करें या आप इसको हैंग करें, ठीक है ना, पुल डाउन पुल अप करें यूजिंग योर हैंड। ठीक हो गया, ये रोप के साथ आप इसको पुल कर रहे हैं। अब ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस मेटल रॉड को या मेटल पीस को आप पुल कर रहे हैं। अब इसका जो वेट है दैट इज 2000 न्यूटन, ठीक है ना। इसका ये जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर, और हॉरिजॉन्टल ये इसकी आप पिवट पॉइंट ले लें, ठीक है ना, यहाँ से फिक्स्ड है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगी इसको हम फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं, ठीक है ना। जो रोप में या स्ट्रिंग में फोर्स जनरेट होती है उस फोर्स को आप फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब क्या है, अ मैन पुल्स ऑन द रोप विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टी, ठीक है ना। ये हुई हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको हम टेंशन कह रहे हैं, उससे पुल कर रहा है। The piece of metal has a weight 2000 Newton and is freely pivoted at A. यही है इसकी पिवट पॉइंट, ठीक है, ए पर पिवटेड है। The system is in equilibrium. Right now system equilibrium. That means कि इसके जो दोनों साइड्स का जो मोमेंट है वो बैलेंस्ड होगा, इक्वल होगा। ठीक हो गया। By taking the moments about A, calculate T. आपने मोमेंट मींस कि आपने पिवट पॉइंट ए को लेना है। ए को पिवट पॉइंट लेते हुए आपने क्या करना है, मोमेंट कैलकुलेट का, ओ सॉरी टी जो फोर्स है इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगेन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सिंपली F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। अब F1 आप इस फोर्स को अगर आप कंसीडर करें तो आपके पास F1 है दैट इज 2000 एंड D1। अब आप देखिए ये पिवट पॉइंट है, इस पिवट पॉइंट से इस डी का जो इस F1 का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 मीटर। आपने डिस्टेंस यही वाला लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना होता है, ठीक है ना। आपने ये डिस्टेंस नहीं लेना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना है वही आपने लेना है, तो दैट इज 2। ठीक हो गया। इसी तरह आपने यहाँ पर अपने जो आपके पास फोर्स की वैल्यू है उसको आप टेंशन से रिप्रेजेंट करें, टी से रिप्रेजेंट करें।
अब इस टी का पिवट पॉइंट से अब देखें अगेन ये इसका पिवट पॉइंट है, तो इस टी का जो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर, तो 8 प्लेस कर दें। अब आप देखें ये आपके पास आ जाएगा 4000 इक्वल टू 8t। आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज 4000 डिवाइड बाय 8, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन, यानी आपके पास ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है इसकी वैल्यू आ गई 500 न्यूटन, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्या है इसका सेकंड पार्ट, द फोर्स T एंड द फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन द मेन आर रिलेटेड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी ये वाली जो फोर्स है, फोर्स ऑफ टेंशन, और जो मेन इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, अपने हाथ से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बोथ फोर्सेस आर रिलेटेड टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। अब स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान क्या रिलेशन है। तो अब आप देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड उस फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होती है। तो अब आप यहाँ पे नोट करें कि जब आप अपने हैंड से इस रोप को पुल करें तो राइट नाउ आपके जो फोर्स की मीन्स कि आपका हैंड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये वाली है। इन द रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द दिस रोप, इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो रही है जिसको हम फोर्स ऑफ टेंशन कह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन ये वाली है, मींस किसके अपोजिट है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमने जस्ट उनके दरमियान रिलेशन बताना है, तो रिलेशन सिंपली ये होगा कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया, तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर आपको टर्निंग इफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, या कोई भी टॉपिक है जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। इंशाल्लाह सी यू विद सम अदर वीडियो वेरी सून, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।